Okay, so coming for the first question for today, आप लोग थोड़े से रिस्पॉन्स अपना जो भी है वो क्विक रखेंगे, ठीक है? whatever the answer you people are going to give over here. The first question is that guardian ad litem is used in CPC means a local commissioner, a court, a person defending a suit on behalf of the insane person, a person defending the suit on behalf of the minor. Yes, everyone. So I am getting one answer from Rini. That is option number D. ठीक है, Rita भी option number D पे आ रही है. That is a person defending the suit on behalf of the minor. ठीक है. So everyone is giving me the right answer. That is option number D. लेकिन एक छोटा सा इसमें क्लेरिफिकेशन मैं रखना चाहूंगा. देखो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है that a person defending the suit on behalf of the insane person. और ऑप्शन नंबर डी है हमारा that is a person defending the suit on behalf of the minor. So if you people have the CPC, अगर आप लोगों के पास CPC का बेयर एक्ट है तो ऑर्डर नंबर 32 एक बार निकाल के रखें. ऑर्डर नंबर 32 मैं यहीं पे साथ साथ मेंशन भी कर देता हूं, ठीक है? ऑर्डर नंबर 32 निकालेंगे. ऑर्डर नंबर 32 में that is रूल नंबर 3, ठीक है? रूल 3 ऑफ ऑर्डर 32. तो देखो दो चीजें हमें यहाँ पे समझनी होती है कि जब भी एक व्यक्ति जिसके अगेंस्ट आपने केस किया है वो माइनर है, तो कोर्ट उस व्यक्ति के लिए एक गार्डियन अपॉइंट करती है जो गार्डियन कोर्ट में आके केस कंटेस्ट करता है. इतना तो आई बिलीव सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए. सो ऑर्डर नंबर 32 रूल नंबर 3 डील्स विद दिस पर्टिकुलर सिचुएशन that where the guardian for the suit is to be appointed by the court, ठीक है? And that is why you people are giving me the answer, that is option number D, that is a person defending the suit on behalf of the minor. लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ऑप्शन नंबर सी को कंसीडर करें that a person defending the suit on behalf of the insane person, तो is it not option number C should also be there? Yes, बिकॉज आपका जो ऑर्डर नंबर 32 है वो माइनॉरिटी वाले लोगों पे और जो अनसाउंड माइंड के लोग हैं दोनों के ऊपर अप्लाई होता है. यस और नो? ऑर्डर नंबर 32 अप्लाइज अपॉन द पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड एंड द पर्संस ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है? तो अगर हम जर्नल सेंस में देखते हैं सो ऑर्डर नंबर 32 का रूल नंबर 3 सिर्फ माइनर की बात कर रहा है. इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द अनसाउंड माइंड पर्संस. लेकिन सेम ऑर्डर नंबर 32 में आपके पास एक लास्ट में रूल होगा, दैट इज रूल नंबर 15. ऑर्डर नंबर 32 रूल नंबर 15 देखेंगे. Had you people taken it out? Yes. रूल नंबर 15. Yes, sir. देखो रूल नंबर 15 में क्या लिखा है कि जितने भी रूल्स ऑर्डर नंबर 32 के 1 to 14 एक्सेप्ट 2 कैपिटल ए को वहां पे एक्सक्लूड किया होगा. सो जितने भी रूल्स ऑर्डर नंबर 32 के हैं वो सारे के सारे रूल्स अनसाउंड माइंड के व्यक्तियों के ऊपर भी अप्लाई होते हैं. इज इट सो? रूल नंबर 15 अगर आप देखें सो इट इज रिटन ओवर देयर एक्सेप्ट 2 कैपिटल ए द अदर रूल्स which are applying to the person of minority, the same rules are applicable to the persons of unsound mind also. And that is why अगर कोई व्यक्ति जिसके ऊपर आपने केस किया है वो अनसाउंड माइंड का भी है, उसके लिए अगर हमें गार्डियन अपॉइंट करना पड़ रहा है तो दैट गार्डियन विल आल्सो बी कॉल्ड एज द गार्डियन एट लिटम. यस और नो? रूल नंबर 15 को अगर हम ऑल टुगेदर पढ़े सो इट इज क्लियर कि हमारा ऑर्डर नंबर 32 के जितने भी रूल्स हैं, रूल नंबर 2 कैपिटल ए को छोड़ के, तो बाकी सारे रूल्स जो होते हैं वो अनसाउंड माइंड के लोगों के लिए भी यूज किए जा सकते हैं, अप्लाई होते हैं. सो दैट इज व्हाई आपको ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आए सो यू मस्ट बी वेरी मच केयरफुल, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये दोनों ऑप्शंस अलग अलग हैं, दोनों की कॉम्बिनेशन में कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है. सो बेटर आंसर तो आप लोगों ने मेरे पास दे ही दिया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी शुड बी द राइट आंसर. लेकिन अगर कभी क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों आ रहे हो, दैट इज अनसाउंड माइंड लिखा हो और माइनॉरिटी लिखा हो, तो आपको दोनों को ही मार्क करना है. इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? यस, यस और नो कर देंगे. चलिए सो आगे चलते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट होल्ड ऑन. Some of the questions in this particular set और altogether मैंने जानबूझ के जो कुछ हमने पुराने सेट्स में भी डिस्कस किए थे वो भी रखे ताकि क्लेरिफिकेशन आपकी जो है वो कंटिन्यूएशन में रहे. क्वेश्चन है whether an issue heard and finally decided by the court of limited jurisdiction
shall operate as res judicata in the subsequent suit that the aforesaid court was not competent to try it? Yes, no, the answer would depend upon the nature of issue, or the option number D is none of the above. बड़ा सिंपल सा सवाल है, सेक्शन नंबर 11 की एक्सप्लेनेशन नंबर 8 से आपको इसको रिलेट करना है, that if a issue has been heard and decided by the court of limited jurisdiction, it is going to be applicable as the res judicata over the subsequent suit, though the court of limited jurisdiction is incompetent to try the subsequent suit. So right answer is option number B. आप सभी लोगों ने option number B ही मार्क किया, very good. Coming to the next one, ठीक है, इसका जो आंसर है that is altogether based upon section number 11 explanation number 8, ठीक है, explanation number 8 के ऊपर ही इसका आंसर जो है वो बेस कर रहा है. चलिए coming to the next one. अगला सवाल है, द गार्निशी ऑर्डर्स अंडर सीपीसी इज इशूड टू जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर्स क्रेडिटर, जज डिग्री होल्डर और जजमेंट डेटर्स डेटर. सोच समझ के आंसर करिएगा. गार्निशी ऑर्डर्स अंडर सीपीसी इज इशूड टू जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर्स क्रेडिटर, डिग्री होल्डर और जजमेंट डेटर्स डेटर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जजमेंट डेटर्स डेटर इज द राइट आंसर. देखो गार्निशी का जो पूरा प्रिंसिपल है ऑर्डर नंबर 21 के रूल नंबर 46 और 46 कैपिटल ए ऑनवर्ड वो रखा गया है. बात बड़ी सिंपल सी है कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके अगेंस्ट एक डिक्री पास हो रखी है, दैट पर्सन इज अ जजमेंट डेटर. लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम अ पर्सन, आई एम अ जजमेंट डेटर, God forbid, and there is some persons who are going to give loan to me back. ठीक है, मेरे कुछ एक ऐसे ट्रांजैक्शंस हुई हैं जिनमें कुछ एक लोगों ने मेरे से उधार लिया था, वो उधार मुझे वापस करना है. लेकिन कोर्ट में क्या हुआ कि मेरे अगेंस्ट एक डिग्री पास हो रखा है. सो इफ आई मेंशन एन एग्जांपल ओवर हियर, कि जैसे मान लीजिए एक ए नाम का व्यक्ति है, ही इज द डिग्री होल्डर एंड देयर इज अ पर्सन बी, ही इज अ जजमेंट डेटर. ठीक है, जजमेंट डेटर. सो ए जो है वो बी के अगेंस्ट अपनी डिक्री को एग्जीक्यूट करवाएगा, लेकिन एक सी नाम का व्यक्ति है जो जजमेंट डेटर का डेटर है. ठीक है, जजमेंट डेटर का डेटर मतलब कि इसने बी नाम के व्यक्ति से उधार उठा रखा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जिन लोगों ने अभी तक ये एरिया डिस्कस नहीं किया वो क्लास में इसको ऑल टुगेदर पढ़ेंगे, लेकिन पॉइंट बड़ा सिंपल है. ए इज अ पर्सन हु इज अ डिग्री होल्डर, बी इज अ पर्सन हु इज अ जजमेंट डेटर, सी इज अ पर्सन हु इज अ जजमेंट डेटर्स डेटर. ठीक है, कि मतलब सी नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को कुछ उधार देना था वापस. सो कोर्ट क्या करेगा, गार्निशी की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगा, और कोर्ट ये कह सकता है कि सी जो है, जो जजमेंट डेटर्स डेटर है, वो अब बी को कोई पैसा उधार नहीं देगा, रेदर वो जो पैसा है कोर्ट में जमा करवाएगा. Why? Because इस जजमेंट डेटर के अगेंस्ट एक डिक्री एग्जीक्यूट होनी है, और उस एग्जीक्यूशन के प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए ऐसा करवाया जा सकता है. So that is why the garnishee proceedings are generally against the judgment debtor's debtor. Is it clear to everyone or not? Yes or no? Yeah. The next question is where the liability of sum adjudged has not arisen out of a commercial transaction, the maximum yearly rate of interest awardable under 34 clause 1 of the CPC from the date of decree for the payment of money to the date of payment is 12%, 18%, 10% और 6%. यस एवरीवन, इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है. मैं कल की क्लास में हम लोग ये एरिया डिस्कस भी करेंगे. इंटरेस्ट, जब भी जजमेंट डेटर्स को कुछ पैसा देना है तो उस पैसे पे ब्याज जो है वो कितना लिया जाएगा, उसके ऊपर सेक्शन नंबर 34 बनाया गया है. और क्वेश्चन कह रहा है वेयर द सम एडजस्टेड इज नॉट अराइजन आउट ऑफ अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, कि जो आपके बीच में जो पैसा लेने देने की बात हुई है कोर्ट ने जो डिसाइड किया, दैट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द कमर्शियल ट्रांजैक्शन. सो मैक्सिमम ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 34(1) के अकॉर्डिंगली कोर्ट कितना दिलवा सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री, from the date of decree for payment of money to the date of payment. So that is, as you people are stating, option number D, that is 6%. 6% is the very right answer. ठीक है, coming to the next question. थोड़ा सा टाइम आज मेरे ख्याल से ज्यादा लग सकता है because I have to explain certain things over here.
The next question is just which of the following is not correctly matched. इनमें से आपको देखना है कि कौन सा सेक्शन जो है उसका डायरेक्ट करेक्ट मैच नहीं किया गया है. लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन 50 के सामने है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सेक्शन नंबर 77, नोटिस सेक्शन 80 एंड रेस्ट सब जुडिस सेक्शन 11. सो मेरे ख्याल से ये आंसर तो सभी लोग दे सकते हैं. यस एवरीवन, ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, सो एज यू पीपल आर रेफरिंग टू द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिकॉज सेक्शन नंबर 11 में द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज देयर. अगला सवाल है, आज ही क्लास में हमने ये डिस्कस भी किया था एरिया in a suit which relates to the railway authorities to be named as a plaintiff or defendant shall be the general manager of the railways, secretary to the government, collector of the district or the Union of India. Yes, आज ही क्लास में डिस्कस किया. The right answer is option number A, that is the general manager of railways. ठीक है, just yeah, the next question is related to द पब्लिक न्यूसेंस. ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस वाला एरिया वैसे हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया है, बट लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव मी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन है, इन अ केस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस अ सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इंजंक्शन may be instituted by two persons with the leave of the court. Two persons has obtained the oral consent of the Advocate General. Two persons have obtained the written consent of the Advocate General. Two persons having special laws by the such public nuisance. Yes everyone, इस क्वेश्चन के राइट आंसर के लिए आप लोगों को सेक्शन नंबर 91 सीपीसी का देखना पड़ेगा. पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड वो प्रोविजन है और वहां पे ये बताया गया है कि किन सिचुएशंस में जो सूट्स है वो दो या दो से ज्यादा लोग फाइल कर सकते हैं. सो आई नीड द राइट आंसर फ्रॉम यू पीपल. दैट इज इन द केस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस अ सूट फॉर डिक्लेरेशन फॉर इंजंक्शन मे बी इंस्टीट्यूटेड बाय. देखो दो चीजें हैं वहां पे, या तो दो या दो से ज्यादा लोग कोर्ट की परमिशन ले लें और केस फाइल कर दें. सो दैट इज द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टू पर्संस विद द लीव ऑफ द कोर्ट. लेकिन सेक्शन नंबर 91 में एक और प्रोसेस है जिससे ऐसे सूट्स किए जा सकते हैं. दैट इज बेसिकली द एडवोकेट जनरल कैन फाइल दिस पर्टिकुलर सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें बेटर ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है. दूसरा जो तरीका है ऐसे सूट्स फाइल करने का वो इन ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है. सो यू मे रेफर टू सेक्शन नंबर 91 ऑफ द सीपीसी फॉर दिस. चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये अगला क्वेश्चन है केस लॉ बेस्ड है एंड एज फार एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कंसर्न इट इज इंपॉर्टेंट एंड कहीं पे बेरेक्ट्स में अगर लिखना हो तो वो भी लिख लीजिएगा. पहले राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद ही लिखना है. इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द राइट टू मेक काउंटर क्लेम इज स्टैट्यूटरी. ठीक है, आपका काउंटर क्लेम करने का अधिकार जो होता है वो कानून आपको देता है, स्टैट्यूटरी राइट है. एंड द केसेस व्हिच आर गिवन ओवर हियर इज एवी पपाया शास्त्री वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, लक्ष्मीदास वर्सेस नानाबाई, इत्यावीरा मथाई वर्सेस नारायणम एंड सुलोचना अम्मा वर्सेस, या नारायण नैयर लिखना था, लेकिन नारायण Nair, Sulochana Amma versus Narayan Nair. So what should be the right answer to this question? Any guesswork, or if you know the right answer you can please mention it. ऐसा नहीं है ना कि जो केस हमने कभी पढ़ा होगा तो वही इसका आंसर होगा, ऐसा नहीं हो सकता. सुलोचना अम्मा वर्सेस नारायण नैयर is altogether related to the concept of res judicata. That is not the right answer. Kasak has given me the right answer. That is Lakshmidas versus Nanabai is the very right answer. AIR 1964 Supreme Court. Counterclaim Order 8 Rule 6 capital A अपने डायरेक्ट्स में निकालना, वहां पे कहीं लिख लेना that Lakshmidas versus Nanabai is the judgment where the court has held that right to make counterclaim is a statutory right. ठीक है, कि लिख के रख लीजिएगा because important case है. लक्ष्मीदास वर्सेस नानाबाई रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ काउंटर क्लेम कि ये स्टैट्यूटरी राइट आपके पास है या नहीं है. अगला क्वेश्चन भी केस लॉ बेस्ड ही है. इन सत्याध्यान घोषाल वर्सेस द्योर्जन देवी AIR 1960 द अपेक्स कोर्ट हैज एक्सप्लेन्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा, अबेटमेंट, रेस्टिट्यूशन और साइप्रस. क्वेश्चन नंबर 9, सत्याध्यान घोषाल वर्सेस द्योर्जन देवी, very important judgment.
वेरी इंपॉर्टेंट. ओनली वन पर्सन इज गिविंग मी द आंसर, और जिसने भी दिया है वो ठीक है. एंड व्हाट अबाउट अदर पीपल? यस, सत्याध्यान घोषाल वर्सेस देवरचंद देवी इज ऑल टुगेदर रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जुडिकाटा. हिमाचल में ये सवाल एक बार प्रीलिम्स में आया था, सत्याध्यान घोषाल वर्सेस देवरचंद देवी का, कि रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल पे बेस करता है. ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. इसका ध्यान रखिएगा, केसेस ये इंपॉर्टेंट है. चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर Order 10, Rule 1, capital A of the CPC, the court can direct the parties to opt for any mode of alternative dispute resolution at any stage of the proceedings after recording the admissions and denials, before recording the admissions and denials, or all of the above. 10, Order 10, Rule 1, capital A के अंदर कोर्ट जो है एडीआर के मैकेनिज्म में जाने के लिए क्या देखता है या किस स्टेज पे जाता है? एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, आफ्टर रिकॉर्डिंग द एडमिशंस एंड डिनायल्स, बिफोर रिकॉर्डिंग द एडमिशंस एंड डिनायल्स, और ऑल ऑफ द अबव. द राइट आंसर, एज यू पीपल आर सजेस्टिंग टू मी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. इट इज अ वेरी राइट आंसर. एडमिशंस एंड डिनायल्स रिकॉर्ड करने के बाद ही और इशू फ्रेमिंग से पहले कोर्ट जो है एडीआर के कॉन्सेप्ट पे जाता है. अगला सवाल, question number 11. When the court grants ex parte injunction without issuing notice to the opposite party, recording of reasons by the court is not essential, mere formality, mandatory or discretionary. क्वेश्चन है कि जब भी कोर्ट ex parte injunction पास करता है, बिना दूसरी पार्टी को नोटिस किए कोर्ट ने इंजंक्शन का ऑर्डर दे दिया, तो कोर्ट को रीजंस लिखने क्या जरूरी नहीं है? क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है? क्या ये मैंडेटरी है, कोर्ट को लिखना ही पड़ेगा, या ये डिस्क्रिशनरी है? एंड द आंसर इज इन विच प्रोविजन. अगर आप प्रोविजन भी मेंशन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. दैट इज ऑर्डर नंबर 39. यस, order number 39, rule number, which rule is talking about the ex parte injunctions? Yes everyone, अभी रिसेंटली क्लासेस में डिस्कस किया है, अंकिता ने बहुत अच्छे से आंसर दिया. There is rule number 3 is dealing with this particular concept that you have to record the reasons, and साथ के साथ जिस व्यक्ति के फेवर में आपने एप्लीकेशन को अलाउ किया है, उस व्यक्ति को कुछ एक ड्यूटीज लगाई जाती है कि उसको एप्लीकेशन की कॉपी एंड सम अदर थिंग्स he has to forward it to the person against whom he has taken the order from the court. Very good. चलिए, so the right answer is order number 39, rule number 3, and it is mandatory for the court to record such reasons. ठीक है, अगला सवाल है, ये भी आज डिस्कस किया है. Under section number 75 of the CPC, the court cannot issue a commission for the purpose of. इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए कोर्ट कमीशन इशू नहीं करता है? To make local investigations, to make partitions, to adjust accounts, or none of these. ठीक है, Rini has given me the answer. ठीक है, सभी लोगों का आ गया. दैट इज ऑप्शन नंबर डी. इनमें से कोई नहीं है, बिकॉज तीनों ही केसेस में कोर्ट जो है कमीशंस इशू कर सकता है. सो सेक्शन नंबर 75 is having the process that in what circumstances the court can issue the commission. So the right answer is none of these, option number D. अगला सवाल है, during the proceedings of the execution of a decree, a question arises as to whether any person is or is not a representative of the party. Such question shall be determined by. एग्जीक्यूशन के प्रोसेस के दौरान एक सवाल उठा कि कोई व्यक्ति लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है. सो ये क्वेश्चन कौन डिसाइड करेगा? A court execute which passed the decree, the court executing the decree, appellate court, or by the separate suit. Very simple question. Very simple question. Yes, everyone. Who will decide that? It's not working, sir. Just hold on. On my side it is fine. क्या सभी लोगों के साथ दिक्कत आ रही है स्क्रीन शेयर के लिए? ठीक है, इट इज फाइन आई थिंक. आप एक बार दोबारा से अगर रिकनेक्ट कर लें तो बेटर रहेगा.
ठीक है, मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग मी द आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन पर्सन इज गिविंग मी द राइट आंसर। देखो सेक्शन नंबर 47 निकालो जरा अपने अपने बेरेक्स में, जस्ट टेक आउट सेक्शन नंबर 47। ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं कर सकते हैं जो लोग खुद भी पढ़ रहे हैं या अदरवाइज जिन्होंने क्लासेस में मेरे ख्याल से ये एरिया डिस्कस किया है तो उनका आंसर तो ठीक है, कुछ एक का गलत है। टेक आउट सेक्शन नंबर 47 एंड 47 में सबसेक्शन 3 अगर आप देखें, सबसेक्शन 1 उसके बाद 2 ओमिटेड है, 3 मिलेगा और वहां पे क्या लिखा है, वेयर द क्वेश्चन वेदर एनी पर्सन इज और इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी, सच क्वेश्चन इज टू बी डिसाइडेड बाय और डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट। और कौन सी कोर्ट करेगी? यस, तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। सेक्शन नंबर 47 इज जनरली टॉकिंग अबाउट कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट क्या क्या काम करती है। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा? ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ए पे नहीं जाएंगे। एक बार कोर्ट ने डिक्री पास कर दिया, दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो वही कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट करे या एग्जीक्यूशन के लिए एक डिग्री जो है किसी दूसरी कोर्ट में चली जाए। द मोमेंट द एग्जीक्यूशन प्रोसेस इज बीइंग स्टार्टेड, द कोर्ट विल बी कॉल्ड एज द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। ठीक है, तो इसीलिए हम ये नहीं देखते कि किस कोर्ट ने डिग्री पास किया है, रेदर वी आर गोइंग टू सी दैट व्हिच कोर्ट इज एग्जीक्यूटिंग द कंसर्न्ड डिग्री। ठीक है, सो द राइट आंसर वाज ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने। अ जजमेंट डेटर इज अरेस्टेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी एंड द जजमेंट डेटर पेज द अमाउंट ऑफ द डिक्री एंड द कॉस्ट ऑफ द अरेस्ट टू द ऑफिसर अरेस्टिंग हिम। सच ऑफिसर shall send the judgment debtor to the civil prison, shall take the judgment debtor to the court, shall at once release him and shall release him after taking security from him. Yes, बहुत ही अच्छा सवाल है और आंसर भी अच्छे अच्छे आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को सेक्शन नंबर 58 के अंदर मिलेगा। सेक्शन नंबर 58। A judgment debtor is arrested in the execution of a decree for the payment of money. The judgment debtor pays the amount of the decree and the cost of the arrest to the officer arresting him. The officer shall send the judgment debtor to the civil prison. शिल्पा कह रही है सर ए होगा, ए नहीं होगा शिल्पा, बिकॉज देखो ना जजमेंट डेटर को अरेस्ट करने आया, डिक्री जो था वो पेमेंट ऑफ मनी का था। जजमेंट डेटर को जब पुलिस वाला अरेस्ट करने आया सो उसने क्या किया, डिक्री का जितना भी पैसा था वो उसको दे दिया, साथ में जो कॉस्ट थी अरेस्ट करने के लिए वो भी जमा करवा दी। तो अब उसको हम जजमेंट डेटर को सिविल प्रिजन में नहीं लेके जाएंगे, कोर्ट में भी लेके जाने की आवश्यकता नहीं है, रेदर क्योंकि वो पैसा जमा करवा चुका है और साथ के साथ कॉस्ट भी उसने दे दिया, सो द पुलिस ऑफिसर इज गोइंग टू रिलीज दैट पर्सन। ठीक है, ही शैल बी एट वंस रिलीज्ड। ठीक है, लेकिन अब उसे सिक्योरिटी लेने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज वो ऑलरेडी पैसा दे चुका है। तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग सिक्योरिटी? सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अंडर सेक्शन 80 ऑफ द सीपीसी डैश notice in writing is required to be delivered before institution of a suit against the government. Yes, ये तो सभी लोग दे दो। 90 days, 60 days, 3 month और 2 months, कितने टाइम का नोटिस जो है वो दिया जाएगा? 60 दिनों का या 2 महीने का? अब ये मत कहना सर 2 महीने में भी तो 60 दिन होते हैं, लेकिन हमें बेयर एक्ट फॉलो करना है। द बेयर एक्ट सेज दैट 2 months notice is required to be given to such person. That is why the right answer is option number D. ठीक है, अगले सवाल पे आ रहे हैं। अगला सवाल बड़ा सिंपल है। मैंने प्रॉफिट्स इज डिफाइंड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन? 214, 24, 26, 212। यस, क्वेश्चन नंबर 16। द राइट आंसर इज, रिनी ने आंसर सही दिया है, दैट इज सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 12 डिफाइंस द मेनी प्रॉफिट्स। ठीक है, अगला सवाल है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स the doctrine of res judicata is not applicable? Certiorari, mandamus, quo warranto or habeas corpus? The right answer is yes everyone. कौन सी रिट पे हमारा रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है?
इस सवाल का आंसर करने में आई डोंट थिंक इतना टाइम लगना चाहिए. आई हैव डिस्कस्ड दीस थिंग्स मल्टीपल टाइम्स विद यू पीपल एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, दैट इज हैबियस कॉर्पस के ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, रेदर ऑन द अदर रिट्स द ब्रॉडर प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज गोइंग टू अप्लाई. अगला सवाल है, ये मैंने आपको पढ़ने के लिए भी दिया था एरिया. द पर्सन अगेंस्ट whom a summon has been issued may be compelled under section 32 of the CPC to attend issue of warrant, attachment and sale, imposing a fine, ordering him to furnish security for his appearance. ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके सामने रखे हैं. जब भी किसी व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट और सेक्शन नंबर 32 के अंडर कुछ ऑर्डर पास किया गया है, जैसे कि हम कहते हैं कि आपने कोई प्रोडक्शन करनी थी डॉक्यूमेंट्स की, या कोई चीज आपसे कोर्ट में मंगवाई जा रही है और आप वो नहीं लाते हैं, तो सेक्शन नंबर 32 के अंदर क्या क्या हो सकता है? इशू ऑफ वारंट, अटैचमेंट एंड सेल, इम्पोजिंग ऑफ अ फाइन, ऑर्डरिंग हिम टू फर्निश सिक्योरिटी. चारों में से ये राइट आंसर अभी नहीं पहुंचेंगे, आगे भी ये सवाल है, आगे भी सवाल है. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस विद द हेल्प ऑफ द कोड्स गिवन बिलो. ठीक है, 1 and 4, 3 and 4, सी कह रहा है 1, 2, 3, 4 सारे ही जरूरी हैं, एंड डी ऑप्शन कह रहा है 2 and 4 ओनली. तो मैं एक बार दोबारा से आपके सामने पूरा क्वेश्चन रख रहा हूं, एंड यू फिगर आउट दैट व्हाट कैन बी डन अंडर सेक्शन नंबर 32 ऑफ द सीपीसी. यस एवरीवन, व्हाट कैन बी डन अंडर सेक्शन नंबर 32 ऑफ द सीपीसी? इशू ऑफ अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट हो सकता है, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द प्रॉपर्टी हो सकता है, इम्पोजिंग ऑफ अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 5000 ये भी हो सकता है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं वैसे ही रेफर कर रहा हूँ, ऑर्डरिंग हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस ये भी होता है. सो द राइट आंसर एज यू पीपल आर रेफरिंग टू मी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज द राइट आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ रहे हैं. ठीक है, अगला सवाल है, द प्रोविजंस ऑफ इंटरप्लीडर सूट इज कंटेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन? इंटरप्लीडर सूट आप लोगों ने कहां पे पढ़ा था? 87, 88, 89 और 90. ठीक है, कुछ एक को याद है, कुछ एक भूल गए मुझे लग रहा है. इट इज ऑल टुगेदर ऑप्शन नंबर, यस, ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी राइट आंसर. सेक्शन नंबर 88 डील्स विद द इंटरप्लीडर सूट्स. सेक्शन नंबर 88. ठीक है, coming to the next question, the CPC does not provide for the provision of passing preliminary decree in the suits for. आज ही हमने preliminary decree का point डिस्कस किया था. इनमें से कौन सा कैटेगरी ऑफ सूट है जिसमें कोर्ट प्रीलिमिनरी डिग्री पास नहीं करता? The CPC does not contain the provision for passing preliminary decree. Accounts between the agent and the principal, possession or and many profits, सेल ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, नन ऑफ द अबव. यस, नन ऑफ द अबव का मतलब कि ए बी ऑप्शन ठीक नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं. अकाउंट्स बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट, क्या सिविल कोर्ट प्रीलिमिनरी डिग्री पास करेगा? यस और नो? In the accounts for principal and agent, the court is going to pass or court may pass the principal preliminary decree. मैंने प्रॉफिट्स की अगर बात आएगी तब भी कोर्ट प्रीलिमिनरी डिग्री पास कर सकता है. मॉर्गेज प्रॉपर्टी की सेल, फोरक्लोजर या रिडम्पशन वाले इश्यूज है, ऑर्डर नंबर 34 के अंदर कोई भी चीज आ रही है, वहां पे भी कोर्ट जो है प्रीलिमिनरी डिग्री इशू कर सकता है. सो तीनों ऑप्शंस में से कोई भी ठीक नहीं है. सो डी ऑप्शन जो है दैट विल बी द राइट आंसर, नन ऑफ द अबव. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, under section number 47 of the CPC, which question does not relates to the execution, discharge or the satisfaction of the decree? Under section number 47 of CPC, which question does not relates to the execution, discharge or the satisfaction of the decree? Whether the decree is executable, whether the property is liable to be sold in execution of a decree, whether the decree is fully satisfied, whether the decree is fraudulent or collusive. Which of the question does not relates to execution, discharge or satisfaction? Yes. Yes everyone. जल्दी जल्दी आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 22 सेक्शन नंबर 47 से सवाल है. इनमें से कौन सी चीज एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन के क्वेश्चन से रिलेट नहीं करती है?
So only one answer I am getting. Yes everyone, इतना पढ़ लिया सीपीसी, अब तो आंसर आने चाहिए. Whether the decree is executable, ये क्वेश्चन नंबर सॉरी ये सेक्शन नंबर 47 के अंदर ये क्वेश्चन एग्जीक्यूटिंग को डिसाइड करती है. Whether the property is liable to be sold in execution of a decree, ये भी क्वेश्चन एग्जीक्यूशन से ही रिलेटेड है. Whether the decree is fully satisfied, ये भी क्वेश्चन एग्जीक्यूशन के दौरान ही देखा जाएगा. But whether the decree is fraudulent or collusive, it is not related to the execution, discharge or the satisfaction. So the right answer is option number D. अगला सवाल, मेरे ख्याल से पिछले जितने भी टेस्ट हो रहे हैं हर बार ये सवाल हमारा आ जाता है. प्लीडिंग्स शुड कंटेन व्हाट? फैक्टा प्रोबेंडा, ओनली फैक्टा प्रोबेंशिया, both or none of the above? Right answer is option number A, facta probanda. It should be there in the pleadings. Material facts pleadings में होने चाहिए. Evidentiary facts जिनको हम facta probentia कहते हैं वो pleadings में होने की आवश्यकता नहीं है. अगला सवाल, Raju dies living, just hold on. Raju dies leaving behind a son Ravi and a married daughter Kavita. A suit filed by Raju under his death can be continued by Ravi alone, Kavita alone, Ravi, Kavita and her husband, or Ravi and Kavita both as LRs. So the right answer, as you people are giving to me, that is option number D. Ravi और Kavita दोनों ही LRs हैं और दोनों ही केस को आगे कंटिन्यू करेंगे because the cause of action is surviving. अगला सवाल, under which provision deals with the determination of question relates to the discharge, satisfaction, etc. of the decree? 48, 46, 47, 21. इसी से रिलेटेड दो तीन सवाल हमने डिस्कस अभी किए हैं. 47, 46, 47, sorry 48, 46, 47 और 21. The right answer is section number 47 deals with the discharge, execution or the satisfaction of the decrees. अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26. Preliminary decree can be passed in a suit for preemption, sale of the mortgage property, redemption, all of the above. ये भी आज ही डिस्कस किया है, जल्दी जल्दी से आंसर कर दो. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. प्रीएम्पशन के केसेस में, सेल और रिडम्पशन मॉर्गेज के केसेस में भी हम प्रीलिमिनरी डिक्रीज जो है वो पास कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर? सूट रिलेटिंग टू द राइट ऑफ वर्शिप, सूट रिलेटिंग टू टेकिंग आउट ऑफ अ रिलीजियस प्रोसेशन, suit against expulsion from caste, and suits for the right to hereditary office. Which of the following is not a suit for civil nature? ध्यान से आंसर करना है. Yes, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में हम गलत कर जाते हैं. Which of the following is a suit for civil nature? Right to worship is altogether constitutionally protected, so it is a legal right of a person. Yes, though it is to be filed in some other court like in the High Court or the Supreme Court, but yes, it is a suit of civil nature. Suits relating to taking out of religious procession, again it is a suit of civil nature. Suit against expulsion from caste, एक्सपल्शन फ्रॉम कास्ट अगर मेन क्वेश्चन है और कोई इससे आपका कोई लीगल राइट एसोसिएटेड नहीं है तो ये हमारा सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं हो सकता. एक्स कम्युनिकेशन इसको कहा जाता है. मैंने आप लोगों को क्लास में भी डिस्कस किया था आपके साथ दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स कम्युनिकेशन. एक्स कम्युनिकेशन होता है जब किसी व्यक्ति को किसी रिलीजन किसी कास्ट से बाहर निकाल दिया जाए. सो वेदर दैट सूट विल बी ऑफ सिविल नेचर और नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन द मैटर that whether any legal right is associated with that or not. If the legal right is the main right, yes, it will be a suit of civil nature, but if there is no legal right associated, it is not a suit of civil nature. So the right answer is option number C. अगला सवाल है, decision which is not a decree. इनमें से कौन सी चीज है जो डिक्री नहीं है? आप लोग बताएंगे, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा. Yes everyone. Order of abatement of suit, dismissal of appeal as time barred, order granting interim relief, rejection of plaint for the non-payment of court fees. इनमें से कौन सी चीज डिक्री नहीं है? Yes everyone. सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है. अरे सोच समझ के आंसर दीजिए पूजा, इतना पढ़ाया है. डिसीजन विच इज नॉट अ डिक्री. देखो गड़बड़ कर गए, यहां पे गड़बड़ कर गए सब लोग. यस एवरीवन. हाँ, सुरेंद्र ने, रिनी ने, शिवालिका ने मेरे पास सही आंसर दिया और बाकी जितने महानुभाव हैं उनका आंसर गलत आ रहा है. देखो
ऑर्डर फॉर अबेटमेंट ऑफ सूट 22/9 के अंदर कोर्ट ने जब सूट को अबेट ही कर दिया तो सूट तो खत्म हो गया। यस, अब उसकी रिस्टोरेशन एटसेट्रा हो सकती है 22/9 के अंदर, बट अदरवाइज सूट इज डिस्पोज्ड ऑफ। डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार, तो अगर आपने एक अपील फाइल करी, अपील कोर्ट ने डिसमिस कर दी, तो जो ट्रायल कोर्ट ने डिक्री पास किया था वो फाइनल हो गया, एंड हेंस दैट इज द डिसीजन ऑफ द appellate court, that is the dismissal of appeal, because it is time barred, will also be a decree. ऑर्डर ग्रांटिंग इंटीरियम रिलीफ, सिर्फ इंटीरियम रिलीफ दे रहा है कोर्ट को, इंजंक्शन एक्सेट्रा दे रहा है, तो वो सिर्फ एक ऑर्डर है, वो डिक्री नहीं है। रिजेक्शन ऑफ प्लेन फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द कोर्ट फीस, ये एक डीम्ड डिक्री के प्रिंसिपल पे चला जाएगा। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 2 रिजेक्शन ऑफ प्लेन को डिक्री ही मानता है। सो द राइट आंसर शुड बी, यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल है, the provisions regarding friendly suits, the provisions regarding friendly suits is contained in which of the following section? Provisions regarding friendly suits, section 90, order 36, section 88, order 35, order 34, order 33। सही आंसर आपको नहीं भी आता हो तब भी पहुंचा जा सकता है। सेक्शन नंबर 88 ऑर्डर नंबर 35 इंटरप्लेडर की बात करता है, ऑर्डर नंबर 34 आपका जो है मॉर्गेज की बात करेगा, ऑर्डर नंबर 33 भी इससे एसोसिएटेड नहीं है। रेदर द राइट आंसर इज सेक्शन नंबर 90, ऑर्डर नंबर 36 फ्रेंडली सूट्स की बात करता है। जब दो लोगों के बीच में कोई इतना मटेरियल इश्यू नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि एक चीज को वो कोर्ट से डिसाइड करवा लें या कोर्ट का ओपिनियन ले लें, तो उसको हम फ्रेंडली सूट के नाम से जानते हैं। सेक्शन नंबर 90 ऑर्डर नंबर 36 के अंदर ये चीज सीपीसी में रखी गई है। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट होल्ड ऑन। Yes, the next question is question number 30. Objections to the territorial jurisdiction of the court can be allowed if it is raised at any stage of the trial, at any time before the plaintiff leads his evidence, at the earliest possible opportunity before the issues are settled, even at the stages of appeal. Objection as to the territorial jurisdiction of the court can be allowed if it is raised in which of the following situations? Yes, at any stage of trial, at any time before the plaintiff leads his evidence, at any earliest opportunity before the issues are settled, or even at the stage of appeal. The right answer, as you people are suggesting, option number C. Option number C क्यों है? कौन सा प्रोविजन इस चीज की बात कर रहा है? Yes, क्वेश्चन नंबर 30 में what is the right provision? Objection as to the territorial jurisdiction की कहाँ पे बात लिखी गई है? It is section number 21 of the CPC, which is telling you कि at the earliest possible opportunity and before the settlement of the issues, you must raise such objections before the trial court. अगला सवाल, which of the following section of CPC provides exemption to certain women from personal appearance in the court? इनमें से कौन सा सेक्शन है जो ये कहता है कि कुछ एक कैटेगरी की वुमेन्स कोर्ट के अंदर अपनी अपीयरेंस मेड आउट ना करे? एग्जाम्पशन है उनकी। यस एवरीवन, 135 में कहा जा रहे हैं सुरेंद्र जी आप? सी, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेक्शन नंबर 132. Section number 132 deals with this particular point, that certain women are exempted from personal appearance before the court. Section number 132 इससे relate करता है. 133, 135, 135 capital all together talks about some different aspects. चलिए, coming to the next question, question number 32. A sues B in a bill of exchange for ₹1,000. B holds a judgment against A for ₹2,000. A B के ऊपर केस करता है 1,000 के लिए, और B के पास जजमेंट है A के अगेंस्ट 2,000 के लिए. Pecuniary demand may be set off because both the claims are definite. Claims cannot set off because the issues are different.
both A and B are correct, none of the above. Yes. There is the possibility of set off in this particular situation or not? Yes. Order number 8, rule number 6 को आपको लोगों को फॉलो करना है. Yes, everyone. ठीक है. So as far as question number 32 is concerned, the right answer is option number A. That is pecuniary demand may be set off because both the claims are definite. ठीक है. The question is, under which of the provision of CPC it is necessary for the party to prove that in spite of all due diligence, the matter could not be raised before the commencement of the trial? Under which of the following provision of CPC it is necessary for the party to prove that in spite of all due diligence, the matter could not be raised before the commencement of trial? Yes. ये 5 का 5 तो ऑप्शन ही नहीं है ऐसा कुछ. ऑर्डर 11 रूल 12, ऑर्डर 6 रूल 17, ऑर्डर 6 रूल 16, ऑर्डर 5 रूल 15. यस. कौन सा प्रोविजन है जिसमें पार्टी कोर्ट को ये बताती है कि डिस्पाइट ड्यू डिलिजेंस में इस चीज को पहले नहीं लेके आ पाया? यस. ऑर्डर 11 रूल 12, ऑर्डर 6 रूल 17, ऑर्डर 6 रूल 16, ऑर्डर 5 रूल 15. आप लोग ऑप्शन डी में जा रहे हैं. हाउ इट इज पॉसिबल? यस. सुरेंद्र ने आंसर सही किया है. और शिवालिक और कसक आप ऑप्शन डी में समन्स के ऑर्डर में कहा जा रहे हो? इसमें अमेंडमेंट में जाए. हाँ, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स इज द राइट आंसर. Order 6 rule 17 में ही तो लिखा है that is despite of all due diligence I could not raise the matter before you earlier and that is why I am seeking the amendment of the pleadings. ठीक है. तो क्वेश्चन समझो ना. क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पार्टी को प्रूव करवाना पड़ेगा कि डिस्पाइट ड्यू डिलिजेंस ये केस में ये चीज को पहले नहीं ला पाया था. तो क्यों ये चीज लेके आ रहा है? अमेंडमेंट करवाना चाहता है ना. सो ऑर्डर 6 रूल 17 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. जितने एमसीक्यूज हम लोगों ने इन सेशंस में अप्रोक्सीमेटली आई थिंक टुडे इज द 7th और 8th सेशन ऑफ दिस सीपीसी. ठीक है. 7th सेशन है शायद से आज. तो जितने ज्यादा हमने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए ऑल टुगेदर इन्हीं में से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में भी आने की संभावना है. अगला क्वेश्चन है एन ऑर्डर विच इज नॉट अ डिक्री. इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑर्डर है जो डिक्री नहीं है. एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग स्टे, an order passed in execution proceedings, an order rejecting an application to sue in a forma pauperis, all of the above. Which of the following order is not a decree? जल्दी जल्दी जवाब दे दो, अदरवाइज क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी थोड़े समय बाद. An order which is not a decree. देखो, refusal to stay ये भी हमारा ऑर्डर ही है. ऑर्डर पास इन द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स भी ऑर्डर ही होता है, डिक्री नहीं बनेगा. एन ऑर्डर रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन टू सू एज अ फॉर्मा पॉपरेस. एक व्यक्ति कहता है सर मैं इंडिजेंट व्यक्ति हूं, मेरे पास पैसा नहीं है कोर्ट फीस जमा कराने का और 1000 रुपए भी नहीं है सर मेरे पास, तो और मैं केस कैसे लड़ूंगा, और उसने एप्लीकेशन लगाया और कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, तो वो भी एक ऑर्डर ही रहेगा, वो डिक्री नहीं है. So the right answer to this question is option number D, that is all of the above, because इनमें से लिखी गई कोई भी चीज जो है वो डिक्री की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रही है. ठीक. अभी देखो मैंने आपके साथ एक छोटा सा चलो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. जैसे आज हम लोग डीम्ड डिक्री के कॉन्सेप्ट को रिलेट कर रहे थे ना सेक्शन नंबर 2+2 के अंदर, क्लास के अंदर, कि डिक्री कैसे हम देखते हैं, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन by which the court conclusively determine the rights of the parties. ये बेसिकली सेक्शन नंबर 2+2 के अंदर जो लिखा हुआ है. और उसी के साथ डीम्ड डिक्री का प्रिंसिपल आ जाता है कि ऑर्डर 7 रूल 11 जिसमें रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट, और सेक्शन नंबर 144 जो रेस्टिट्यूशन की कॉन्सेप्ट की बात करता है, वो भी डीम्ड डिक्री के तौर पे हम मान लेते हैं, उसको भी डिक्री माना जाता है. लेकिन सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है. एग्जीक्यूशन का प्रोसेस जब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ना, तो एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स में भी ऑर्डर नंबर 21 के अंदर कुछ एक रूल्स है, 2-3 रूल्स, जहां पे डीम्ड डिक्री के प्रिंसिपल को रखा गया है. तो वहां पे द मोमेंट विल स्टार्ट विद एग्जीक्यूशन प्रोसेस, तो वहां पे आप लोगों को मैं बताऊंगा कहां पे. ऑर्डर नंबर 21 रूल नंबर 59 में हम इसको देखते हैं.
ठीक है, बाकी और भी प्रोविजंस हैं, विल डिस्कस इन द क्लास इटसेल्फ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, सेक्शन नंबर 96 सबसेक्शन 4 ऑफ द सीपीसी इंसर्टेड बाय द अमेंडमेंट ऑफ 1976 बार्स, क्या रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है? अपील अगेंस्ट कंसेंट डिक्री, अपील इन द पेटी केसेस, अपील अगेंस्ट फाइनल डिक्री, अपील अगेंस्ट फाइंडिंग्स। यस, 96(4) सेक्शन 96 सबसेक्शन 4, अपील अगेंस्ट कंसेंट डिक्री कहाँ है? 96 कौन सी प्रोविजन में है? यस एवरीवन, 3 में, ठीक है। अपील इन द पेटी केसेस 96(4) के अंदर है, अपील अगेंस्ट फाइनल डिक्री 96(1) के अंदर है, अपील अगेंस्ट फाइंडिंग्स ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सो बेसिकली द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अपील इन द पेटी केसेस। चलिए अगला क्वेश्चन है, द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन, सेक्शन नंबर 144 से आपका सवाल है। द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम actus incumbit onus probandi, actus curi neminem gravamet, actus de neminem facit injuriam, actus non facitrium nisi mensitrium। ठीक है, आज काफी सारे आंसर्स आप लोग अच्छे दे रहे हैं, आंसर्स ठीक ठीक आ रहे हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर बी टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज एक्टस क्यूरी नेमिनम ग्रेवामेट, द एक्ट ऑफ द कोर्ट विल नॉट प्रेजुडिस टू एनीवन इज द राइट आंसर। कि कोर्ट ने एक डिग्री पास किया, फिर उसका एग्जीक्यूशन हो गया, दूसरा व्यक्ति अपील में गया था, एपीलेट कोर्ट ने डिग्री को सेट असाइड कर दिया। सो कोर्ट के कोई एक्ट से पार्टीज के साथ जो है प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाई actus curi neminem gravamet is the right answer। अगला सवाल है, the cost imposed under section 35B of the CPC shall be included in the cost awarded in the decree passed in the suit, shall not be included in the cost awarded in the decree passed in the suit, shall, if not paid, be executable against the person on whom the cost have been imposed, only B and C। यस एवरीवन, सेक्शन नंबर 35 कल हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था, कॉस्ट रिलेटेड एरिया 35 में लास्ट का प्रोविजन जो है 35B के अंदर वो इस चीज की बात करता है। एंड ट्राई टू गिव द राइट आंसर। सेक्शन नंबर 35 कैपिटल बी जो कॉस्ट की बात कर रहा है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे सामने। सोच समझ के आंसर दीजिए, ऐसा नहीं जल्दबाजी में नहीं। शेल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट अवॉर्डेड इन द डिक्री, shall not be included in the cost awarded in the decree passed, shall, if not paid, be executable against the person on whom the cost have been imposed, only B and C। देखो, आपने किसी व्यक्ति के ऊपर कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले लगा दिया, ठीक है, सुनते जाना फिर आंसर मैं देखता हूं आप लोग रेक्टिफाई करते हैं या नहीं। आपने किसी व्यक्ति के ऊपर कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले लगाया तो हम इस कॉस्ट को कंडीशन प्रेसिडेंट मानते हैं और आगे केस तभी चलेगा अगर आप ये कॉस्ट जमा करवाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, मान लीजिए आपने आपके ऊपर कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले लगा था, आपने वो जमा अगर तो करवा दिया है तो डिक्री में हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपने कॉस्ट फॉर कॉजिंग द डिले डिपॉजिट कोर्ट में या करवा दिया है या ऑपोजिट पार्टी को वो खर्चा आपने दे दिया है, तो आप जब डिक्री बनाएगी कोर्ट तो वो वाली जो कॉस्ट थी 35B वाली वो उसमें इंक्लूड नहीं होगी। सो ऑप्शन नंबर बी देखो क्या लिखा है, shall not be included in the cost awarded in the decree passed in the suit। ठीक है, तो जनरल रूल क्या है कि वो वाली कॉस्ट को हम पहले दिलवा देते हैं पार्टीज को और डिक्री में उसको एड ऑन नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो कॉस्ट का पैसा व्यक्ति ने विशेष ने जमा नहीं करवाया तब हम एक सेपरेट ऑर्डर बना के, डिक्री वाला ऑर्डर बनेगा और एक सेपरेट ऑर्डर बनेगा और व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट उसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा है शेल इफ नॉट पेड बी एग्जीक्यूटेबल अगेंस्ट द पर्सन ऑन हुम द कॉस्ट हैव बीन इंपोज्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस एवरीवन, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों में जो लिखा है वो ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन में असेंस देखो सेक्शन नंबर 35B के सबसेक्शन 2 का क्या है, कल ही हमने क्लास में डिस्कस भी किया था। जिन लोगों ने तो अच्छे से पढ़ा है मेरे ख्याल से उनका आंसर सही है और 1-2 का आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, यस आकृति क्लियर? आप जब भी कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले लगाएंगे तो आगे केस तभी चलेगा जब ये कॉस्ट जमा होगी। यस, सो इट इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट, तो हम इस कॉस्ट को पहले पार्टी के ऊपर इंपोज कर ही देते हैं।
अगर ये जमा हो चुका है, मतलब आपने दिलवा दिया है ऑपोजिट पार्टी को, वेल एंड गुड, इसको डिक्री में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है दैट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट अवॉर्डेड इन द डिक्री पास्ड इन द सूट, ये सही है। और अगर उस व्यक्ति विशेष ने वो पैसा नहीं दिया तो उसके अगेंस्ट हम एग्जीक्यूशन करवाएंगे उसकी। ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा है वो भी ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज on the abatement of the suit under order 22 rule 9 of the CPC, a fresh suit on the same cause of action can be brought as a matter of right. A fresh suit on the same cause of action can be brought only with the permission of the court. A fresh suit on the same cause of action is barred. None of the above. बड़ा सिंपल। देखो जल्दबाजी में क्या कर रहे हो आप। यस कसर, अबेटमेंट का ऑर्डर कोर्ट ने पास कर दिया, आप अब नया सूट सेम कॉज ऑफ एक्शन पे नहीं ला सकते। यस, बट पुराने सूट को रिस्टोर करवा सकते हो बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 22 रूल 9 ऑफ द सीपीसी। ठीक है, सो फ्रेश सूट इज बार्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। इज इट क्लियर? यस का सर। क्वेश्चन नंबर 38। Yeah, so right answer is option number C. A fresh suit of the same cause of action is barred. नया केस नहीं आएगा, rather पुराने ही केस को हम रिस्टोर करवाते हैं 22(9) के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है the provisions of section 39। अब ये जो इसका आंसर है ना वो आप अपने बेरेक्ट में कहीं पे लिख लेना सेक्शन 39 के आसपास। The provision of section 39 are permissive and not mandatory, mandatory and not permissible, mandatory and discretionary, none of the above। सेक्शन नंबर 39 के अंदर डिक्री को ट्रांसफर कैसे किया जाएगा एग्जीक्यूशन पर्पसेस के लिए, कहां पे भेजना है उसकी बात है। और सेक्शन नंबर 39 के अंदर क्वेश्चन भी 39 है, सेक्शन नंबर भी 39 आ गया। और सेक्शन नंबर 39 का जो प्रोविजन है वो परमिसिव है पर मैंडेटरी नहीं है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज परमिसिव एंड नॉट मैंडेटरी। कहीं पे डायरेक्ट में लिख लेना सेक्शन नंबर 39 के आसपास दैट इट इज परमिसिव एंड नॉट मैंडेटरी। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पे आए हैं हम। आफ्टर बीइंग प्रोसीडेड एक्स पार्टे द डिफेंडेंट इज प्रिक्लूडेड एब्सोल्युटली फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसीडिंग्स इन द सूट। एक बार जब कोर्ट ने एक्स पार्टे प्रोसीड करने का ऑर्डर पास कर दिया तो क्या डिफेंडेंट अब प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं कर सकता? इज इट द लिबर्टी टू ज्वाइन द प्रोसीडिंग्स एट द स्टेज वेयर द प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग, कि अगर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तो वो कहीं पे बीच में ज्वाइन कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इज इट द लिबर्टी टू ज्वाइन द प्रोसीडिंग्स एंड टू डू ऑल द थिंग्स व्हिच ही वुड हैव डन had he not been proceeded against ex parte without getting the ex parte order set aside, and last is none of the above। after being proceeded ex parte defendant के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है? ऑप्शन नंबर सी में एक चीज का ध्यान रखिएगा, वो लिखा है विदाउट गेटिंग द एक्स पार्टे ऑर्डर सेट असाइड। सुरेंद्र जी, विदाउट गेटिंग द एक्स पार्टे ऑर्डर सेट असाइड, क्या वो ऐसा करवा सकता है? ये प्रोसीड एक्स पार्टे करने की बात हो रही है, इट इज नॉट द एक्स पार्टे डिक्री। यस, सोच समझ के आंसर करिए जो ऑप्शन नंबर डी पे आ रहे हैं। ऑर्डर 9 रूल 7, ऑर्डर 9 रूल 7 के अंदर आपका आंसर है। Once the court has ordered to proceed ex parte, the defendant is at the liberty to join the proceedings at the stage where the proceedings are pending। ठीक है, so the right answer is option number B। और ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक नहीं है क्योंकि उसमें लिखा है कि आप बिना एक्स पार्टे ऑर्डर को सेट असाइड करवाए ऐसा कर लोगे, ऐसा नहीं हो सकता, एक्स पार्टे ऑर्डर सेट करवाना ही पड़ेगा। सो इनमें से जो राइट बेटर ऑप्शन हमारे पास है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ प्लीडिंग्स, डेट ऑफ एप्लीकेशन, डेट ऑफ ऑर्डर, नन ऑफ द अबव। पिछले सेशन में भी एक सवाल था हमारे पास। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, यस एवरीवन, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्रॉम द डेट ऑफ प्लीडिंग्स। कि आज आपने प्लीडिंग्स मूव करी, 10 दिन बाद अमेंडमेंट करवाया प्लीडिंग्स के अंदर, तो माना जाएगा कि जब आपने प्लीडिंग्स लगाई थी तभी अमेंडमेंट वाली चीजें कोर्ट में आ चुकी है। अगला सवाल, which section of the CPC grant exemption to the members of legislature from arrest and detention under the civil process?
सेक्शन 80, 134, 135 कैपिटल ए, 132 से अभी अभी हमने एक सवाल डिस्कस किया है। सेक्शन 80 नोटिस की बात करता है। 135 इज कैपिटल ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए थोड़ा सा इसको क्विक मैनर में लेके चलते हैं। द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी specifically applies to the writ petitions, do not specifically applies to the writ petitions, always applies to the writ petitions, or never apply to the writ petitions. Yes, provisions of CPC applies to writ, do not specifically applies to the writ, always apply, never apply. Provisions of CPC. ठीक है रिनी, आपने पहले डी कहा that it applies never applies, and then you are referring to option number B that it do not specifically applies to the writ petition. The right answer is option number B. CPC के जो प्रावधान है वो specifically writ petitions के ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन if by purview of the powers of the High Court or the Supreme Court, some provisions can be applicable indirectly. So the right answer is option number B. ठीक है, अगला सवाल सेक्शन नंबर 104 से। अंडर सेक्शन नंबर 104 ऑफ द सीपीसी एन अपील कैन बी प्रेफर्ड अगेंस्ट an order under section 91 to refuse the permission to institute a suit, an order under section number 95 for compensation, order under section number 92, all of the above. 104 के अंदर किस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील जो है वो प्रेफर की जा सकती है? 91, 92, 95, all of the above. The right answer is option number D, that is all of the above. Next question is question number 45. Voluntary amendment is provided under 6(7), 6(15), 6(17), 6(19). अपनी मर्जी से जब आप अमेंडमेंट करवाने जाते हो तो कौन से प्रोविजन के अंदर जाते हो? यस, ऑर्डर 6 रूल 17 के अंदर हम अपनी मर्जी से चाहते हैं कि हमारी प्लीडिंग्स के अंदर अमेंडमेंट्स करवाई जाए। ठीक है, सो ऑर्डर 6 रूल 17 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल assertion रीजन बेस्ड है। क्वेश्चन है आपके सामने that the rule of constructive res judicata applies to writ petitions. The rule of constructive res judicata applies to writ petitions. Public policy consideration underlying res judicata also holds a true in relation to the writ proceedings. Assertion है और reason है, दोनों चीजें ठीक है। And R is the correct explanation of A, तो ऑप्शन A आप करोगे। R is not the correct explanation of A, तो ऑप्शन B करोगे। A is true, R is false, और A is false, R is true। मैंने आपको कितनी बार इसमें बताया है तरीका। assertion पढ़ो, assertion में जो लिखा है अगर वो ठीक है तो फिर रीजन पे आते हैं। देखो assertion कह रहा है रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव res judicata applies to writ petitions. Yes, ठीक है, हम लोगों ने बहुत बार केसेस डिस्कस किए, नवाब हुसैन का केस डिस्कस किया, और भी मल्टीपल जजमेंट्स आर देयर। ठीक है, जिसके बेसिस पे ये पता लगता है कि द ब्रॉडर प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू द रिट पिटिशंस आल्सो। दूसरा जो रीजनिंग में लिखा है that public policy consideration underlying res judicata also hold a true in relation to the writ proceedings, कि जिस तरीके से सिविल मैटर्स में हम पब्लिक पॉलिसी के प्रिंसिपल्स पे रेस जुडिकाटा बनाए ऐसा कहते हैं, सेम ये रिट पिटिशंस के ऊपर भी अप्लाई होता है। सो assertion और रीजन में दोनों में जो लिखा है वो ठीक है, लेकिन रीजनिंग और assertion में फर्क है। रीजनिंग जो है, जो रीजन लिखा है वो जनरल रेस जुडिकाटा की बात कर रहा है, और जो assertion में है वो कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहा है। तो दोनों है तो ठीक, लेकिन रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो द राइट आंसर इज, रिनी ने मेरे पास आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी, इट इज द राइट आंसर। ठीक है, ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, बस थोड़े ही बचे फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं। Under Order 18, Rule 4, Sub-Rule 1 of the CPC, examination in chief of a witness shall be recorded by a judge, by a commissioner appointed by the court, on affidavit, or all of the above. Civil matters में एग्जामिनेशन इन चीफ कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? बड़ा सिंपल सवाल है, इतना समय नहीं लगना चाहिए। ऑर्डर 18 रूल 4 के अंदर इसका आंसर है
Examination in chief of a witness shall be recorded by which of the following process, that is on affidavit. Civil matters में हमेशा ही गवाहों का जो प्रथम बयान रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं, वो ऑन एफिडेविट किया जाता है, हलफनामे में किया जाता है। अगला सवाल, when the party is called upon by notice to admit facts, याद करो ऑर्डर 12, when a party is called upon by notice to admit facts by the other party under order 12 rule 4 of the CPC, the party on whom the notice has been served has to admit the facts within 15 days, 9 days, 7 days or 6 days. सोच समझ के आंसर करो, गड़बड़ कर जाओगे। ऑर्डर 12 रूल 4, सोच समझ के आंसर करना है। 6 दिनों में आंसर करेंगे, रिप्लाई करेंगे। यस, नोटिस टू एडमिट फैक्ट्स 7 डेज। सुरेंद्र बड़ा कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं सर 7 डेज, 2 बार आंसर आया है। कुछ एक सी पे है, कुछ डी पे है। चलो एक काम करो, ऑर्डर 12 रूल 4 निकाल ही लो आप, जस्ट टेक इट आउट, टेक इट आउट। ऑर्डर 12 रूल 4 एंड ट्राई टू फिगर आउट, मैंने क्लास में कॉपी पे भी आपके करवा रखा होगा, ठीक है। ट्राई टू फिगर आउट व्हाट शुड बी द राइट आंसर। एक व्यक्ति ने आपको नोटिस भेजा है फैक्ट्स को एडमिट करने के लिए, आपको उस नोटिस में जो चीजें लिखी हैं उन फैक्ट्स को एडमिट करने के लिए कितना समय सीपीसी देता है। यस, ऑर्डर नंबर 12 रूल नंबर 4 निकालो एंड ट्राई टू फिगर आउट कि क्या आपका आंसर सही है या गलत है। यस, अब बी पे आ गए, 9 डेज। यस एवरीवन, आई एम रीडिंग ऑर्डर 12 रूल नंबर 4 और फर्स्ट 2 लाइंस पढ़ रहा हूं। एनी पार्टी मे बाय नोटिस इन राइटिंग एट एनी टाइम नॉट लेटर देन 9 days बिफोर द डे फिक्स फॉर हियरिंग कॉल ऑन अदर पार्टी टू एडमिट फॉर द पर्पस ऑफ द सूट ओनली एनी स्पेसिफिक फैक्ट और फैक्ट्स, ठीक है। और अगर उस व्यक्ति को जवाब नहीं देना है, रिफ्यूजल करना है, नेग्लेक्ट करना है, तो 6 दिनों के अंदर उसको करना पड़ता है, ठीक है। तो 6 डेज वाला भी पॉइंट है और 9 डेज वाला भी है, लेकिन यू मस्ट हैव टू सी कि कितने दिनों के अंदर जवाब, जो नोटिस के अंदर जो फैक्ट्स एडमिट करने के लिए आपको वो कह रहा है वो आपको करना पड़ेगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 9 days। क्लियर हो गया? यस, प्रोविजन साथ साथ पढ़ा करो और बेरेक्ट में और कॉपी पे कितनी बार लिखवाया है तब भी गड़बड़ कर जाते हैं। There are some glitches. Yeah, is my voice is clear? Yes. Yes sir. ठीक, बीच बीच में गड़बड़ हो रही है। चलो अगले सवाल पे आ रहे हैं। इस सवाल का आंसर मैंने दे दिया आपको, ठीक है। 9 डेज के अंदर अंदर आपको जो है नोटिस अगर आपके पास आया है फैक्ट्स को एडमिट करने का तो उसका जवाब देना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 49, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सीपीसी अमेंडमेंट 1999 इन 2002? Salem Advocates Bar Association Tamil Nadu versus Union of India, Delhi High Court Bar Association versus Union of India, Allahabad High Court Bar Association versus Union of India and Punjab and Haryana High Court Bar Association versus Union of India। कौन सी केस में 1999 और 2002 की अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया गया था और कोर्ट ने इन अमेंडमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना था? यस, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लासेस। Option number A is the right answer. Salem Advocate Bar Association Tamil Nadu versus Union of India, 3 judges bench, Y.K. Sabharwal justice has given the judgment, and in this case 1999 और 2002 की जो अमेंडमेंट्स थी उनको चैलेंज किया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बल्क मैनर में एक जजमेंट दिया जिसमें कहा कि ये सारी जजमेंट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। अगला सवाल,
A plaint is liable to be returned on which of the following grounds? Yes, plaint is liable to be returned when the plaint is on insufficiently stamped paper, when the plaint is on insufficiently stamped paper. Just hold on, क्वेश्चन आगे पीछे चला गया. The next option is plaint is not filed in duplicate. Third one is the relief is undervalued. And fourth option is plaint is filed in a court having no jurisdiction. सोच समझ के आंसर करिएगा, जल्दबाजी कोई नहीं है. प्लेंट किन सिचुएशंस पर रिटर्न होता है? रिटर्न होता है, रिटर्न आपको ध्यान में रखना है. ऑर्डर 7 रूल 10 के अंदर कब कोर्ट प्रोसेस फॉलो करता है? insufficiently stamped paper, not filed in duplicate, undervaluation और court has no jurisdiction. Yes everyone, जल्दी जल्दी आंसर करो, बस लास्ट के 10 सवाल बचे, फिर वाइंड अप कर रहे हैं. 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ठीक है, अगर नो जुरिस्डिक्शन, कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है तो फिर हम प्लेंट को रिटर्न कर देते हैं. लेकिन ऊपर की जो 3 ऑप्शंस हैं उनके बेसिस पे प्लेंट जो है वो रिटर्न नहीं होता, रेदर प्लेंट का रिजेक्शन हो सकता है. अगला सवाल, ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The orders and the rules in the first schedule of the CPC, the orders and the rules in the first schedule of the CPC are mere guidelines, will prevail over the provisions of a section, cannot override the provisions of section, the courts are not bound to follow them. Orders और rules जो हैं, क्या वो सिर्फ गाइडलाइंस हैं? क्या वो सेक्शंस के ऊपर प्रिवेल करते हैं? क्या सेक्शंस सुपीरियर है और ऑर्डर्स और रूल्स उसको ओवरराइड नहीं कर सकते, और कोर्ट्स आर नॉट बाउंड टू फॉलो दैम? यस एवरीवन, क्वेश्चन थोड़ा इतना ट्रिकी नहीं है, सिंपल है. देखो, सेक्शंस का एरिया बेसिकली ओवरराइडिंग नेचर का होता है. ठीक है, सेक्शंस का एरिया ओवरराइडिंग नेचर का होता है, और जो ऑर्डर्स एंड रूल्स हैं वो उसके नीचे रहेंगे. सो ऑर्डर्स एंड रूल्स कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजन इन अ सेक्शन. तो जो सेक्शन में लिखा होता है वो फॉलो करना जरूरी है. ऑर्डर्स एंड रूल्स में जो लिखा है वो बेसिकली प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स रहते हैं, और उसको जनरली जो सेक्शंस को ओवरराइड करने की पावर नहीं दी गई है. सो ऑर्डर एंड रूल्स कैन नॉट ओवरराइड द सेक्शन ऑफ द CPC. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. जस्ट ठीक है, क्वेश्चन समझ गए थे ना कि सेक्शंस जो है वो सुपीरियर है या ऑर्डर सुपीरियर? तो हमेशा ही सेक्शंस सुपीरियर होते हैं, ऑर्डर्स एंड रूल्स जो है वो सुपीरियर नहीं होते. Yes, the question is subject to the pecuniary or other limitations prescribed by any law, suits for the recovery of possession of immovable property must be instituted in the court within whose jurisdiction both the parties resides, within whose jurisdiction the defendant resides, within whose jurisdiction the plaintiff resides, or within the jurisdiction within the limits of the jurisdiction where the property is situated. Yes, subject to the pecuniary or other limitations by any law for the recovery of possession of immovable property, the suit is to be instituted in which of the following jurisdictions? सेक्शन नंबर 16 के अंदर आपका इसका आंसर है. और जनरली देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टीज के केसेस में जनरली जो होता है, जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है वहीं पे केस होगा. दोनों पार्टी जहां रहती है उससे मतलब नहीं है, जहां पे डिफेंडेंट रहता है उससे भी मतलब नहीं है, जहां पे प्लेंटिफ रहता है उससे भी मतलब नहीं है. wherever the property situates, that court will have the jurisdiction. लेकिन वहीं पे सेक्शन नंबर 16 के अंदर एक प्रोवाइजो भी है जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर रिलीफ डिफेंडेंट के पर्सनल ओबीडियंस से ही मिलेगा तो फिर हम जो है, जहां पे डिफेंडेंट रहता है, बिजनेस करता है या गेन के लिए काम करता है, या जहां पे प्रॉपर्टी कहीं पे भी केस हो सकता है, लेकिन वो प्रोवाइजो की एप्लीकेशन है. इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो ऑप्शन नंबर डी था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉपर अपील्स. इंडिजेंट व्यक्ति अपील फाइल करने के लिए कहा जाता है? कौन से ऑर्डर में? पॉपर अपील्स हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर ऑर्डर 42, 43, 44, 45. यस, pauper appeals are provided in order 42, 43, 44, 45.
इट इज ऑर्डर नंबर 44, दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रॉपर अपील जो है इंडिजेंट व्यक्ति को अगर अपील करनी है तो वो ऑर्डर नंबर 44 को फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथी हो गया आज का सेशन हमारा थोड़ा सा, बट एनी हाउ इसको क्लोज कर रहे हैं, बस 5 क्वेश्चन और। अंडर सीपीसी where a person is not where a person who is a necessary party has not been joined as a party, it is a case of misjoinder, non-joinder, both, none of the above। इसका आंसर जो है इट इज वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स। देखो कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है। इफ द नेसेसरी पार्टी इज नॉट ज्वाइंड, किसी व्यक्ति को पार्टी आपने नहीं बनाया तो उसको क्या कहेंगे, मिस ज्वाइंटर कहेंगे या नॉन ज्वाइंटर कहेंगे? इट इज द मिस ज्वाइंट, इट इज नॉट द मिस ज्वाइंटर, इट इज द नॉन ज्वाइंटर ऑफ द पार्टीज। ठीक है, इट इज द नॉन ज्वाइंटर। मिस ज्वाइंटर होता है जब पार्टीज ऑन रिकॉर्ड है लेकिन पार्टीज को गलत तरीके से ज्वाइन किया गया। अगला सवाल, द कॉपी ऑफ जजमेंट, ऑर्डर नंबर 20 से हमारा क्वेश्चन है। द कॉपी ऑफ जजमेंट shall be made available to the parties under order 20 rule number 1 sub rule number 2 of the CPC immediately after the pronouncement of the judgment, after 7 days from the pronouncement of the judgment, after 14 days from the pronouncement of the judgment, or after 21 days from the pronouncement of judgment। जजमेंट की कॉपी पार्टीज को ऑर्डर 20 रूल 1 सब रूल 2 के अंदर कितनी जल्दी मिलेगी? as soon as possible, immediately after the pronouncement of judgment, after 7 days, 14 days, 21 days। Yes everyone, question number 56। ठीक है, so the right answer to this question is option number A। देखो immediately the moment the judgment is pronounced, copy of judgment parties को दे देना चाहिए।